आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी, कि तेरी आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी। हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है, वो तुझे कल जरूर उसका इनाम देगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीके स्टडी पॉइंट। बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं मिर्चेंद्र कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपको टॉपिक वाइज सीरीज में। तो दोस्तों, मैंने आपको रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ाया था, जिसमें पार्ट 2 में हमने बताया था कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो उसमें बैलेंस करने के नियम बताए थे, जिसमें बताए थे अनुमान विधि और आंशिक विधि। तो अनुमान विधि के कुछ नियम लिखा दिए थे, उसके बाद बताए थे असंतुलित समीकरण। अब असंतुलित समीकरण बता दिया और संतुलित समीकरण की सीमाएँ बताए थे। तो संतुलित समीकरण की सीमाएँ भी हम पार्ट 2 में आपको बता चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रासायनिक समीकरण होते कितने प्रकार के हैं। तो रासायनिक समीकरण 10-11 प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहले बताया था संयोजन अभिक्रिया, जिसको क्या कहते हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको बता चुका हूँ। और नेक्स्ट बताया था कि वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। तो वियोजन और अपघटन अभिक्रिया बता दिया था। और उसके बाद मैंने बताया था वैद्युत अपघटन। ठीक है, तो वैद्युत अपघटन भी मैंने बता चुका है। ठीक है, तो आज बताएंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो पहले मैंने इसका डिफिनेशन देखना है। क्या इसका पहले डिफिनेशन देखेंगे। हाँ, तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है, पहले होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट। इसका पहले मीनिंग समझिए, एक क्या रहा है। तो ये होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, स्पेलिंग अपना देख लीजिएगा। तो इसका डिफिनेशन है वह अभिक्रिया, क्या कहता है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह, क्या कहता है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। क्या करता है, किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लें, देखिए कैसे हो। एग्जाम्पल देखिए, जब लोहे के कांटे को क्या करते हैं, Fe क्या होता है, हमारा आयरन होता है, लोहा होता है। और इसको क्या करते हैं, जब लोहे के कांटे को कॉपर सल्फेट CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में, जलीय विलयन में डाल दिया जाता है, तो हमारा क्या होता है, तो हमारा बनाता है, इसको क्या कर देता है, इसमें से हमको कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या करता है, तो इसमें से कॉपर को विस्थापित कर देता है। हमारा क्या हो जाएगा, FeSO4। ठीक है, और प्लस कॉपर। तो इसमें हमको क्या किया, तो इसमें हमको कॉपर को विस्थापित कर दी। ये रहा हमारा लोहा। ठीक है, ये रहा, ये क्या है, तो ये हमारा लोहा और ये हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है, और जब इसको हम लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, तो हमारा क्या होता है, तो हमारा इसमें से कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और आयरन खुद बैठ जाता है। तो इसमें क्या कहता है, देखिए अब इससे आपको क्लियर हो गया होगा क्या कहता है, उपस्थित, क्या कहता है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु, मतलब देखिए किसी परमाणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित परमाणु, देखिए ये हमारा अणु है। ठीक है, इसमें उपस्थित परमाणु, ठीक है, परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु, ये भी हमारा परमाणु है, तो ये जो है ना हमारा इससे ज़्यादा सक्रिय मतलब क्रियाशील धातु है, इसलिए इसको विस्थापित करके ये खुद इसके जगह बैठेगा। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है। अब कहेंगे कि इस अभिक्रिया के होने का रीजन क्या है। तो इस अभिक्रिया के होने का हम कारण भी बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया में लोहा कॉपर की अपेक्षा, देखिए ये जो हमारा लोहा है ना, हमारा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, इसलिए क्या किया, इसको कॉपर को हटा करके खुद बैठ गया। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉपर को ले लेते हैं। ठीक है, अब कॉपर और प्लस सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं। क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट को हम AgNO3, Ag को सिल्वर और NO को नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें देखिए, इसमें बताते हैं, जब कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है, तो क्या करता है, जब कॉपर की एक प्लेट को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डाला जाता है, तो जलीय विलयन में डाला जाता है, तो तब क्या होता है, तब होता है सिल्वर कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या करता है, सिल्वर को कॉपर को क्या करता है, तो विस्थापित करता है। देखिए ये जो हमारा है ना, कॉपर सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील धातु है, तो क्या करेगा, कॉपर है जो सिल्वर को विस्थापित कर देगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा Cu यानी कॉपर NO3। ठीक है, NO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag क्या बनाएगा, सिल्वर। अब देखिए इसको संतुलित है क्या, ये हमारा 2Ag बनाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 3 है, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे। ठीक है,
अब कॉपर 2, तो इसको संतुलित करने के लिए 2, और यहाँ पर कॉपर 2, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे। सॉरी, यहाँ पर 2 से गुना नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा इसको लिख देते ही मिस्टेक हो गया हमारा। ठीक है, देखिए Cu कॉपर प्लस AgNO3 है। ठीक है, और इससे हमारा क्या बना था, इसको हमारा सिल्वर को हटा करके कॉपर बैठ गया, तो ये हमारा कॉपर नाइट्रेट बना। क्या बना? कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag। अब देखिए हमारा बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ 3 नाइट्रोजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 सिल्वर, तो यहाँ पर भी 2 से गुना करें, तो ये हमारा संतुलित हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ, इस अभिक्रिया में हमको एक बात और पता चलता है। एक बात और क्या पता चलता है, तो इस अभिक्रिया के कारण क्या होता है, कॉपर का प्लेट, क्या होता है, कॉपर का प्लेट की सतह पर, कॉपर के प्लेट की सतह पर क्या होता है, चमकीले सिल्वर, क्या होता है, कॉपर के प्लेट की जगह पर चमकीले सिल्वर की परत बैठ जाती है, और इससे हमारा यह सिद्ध होता है कि सिल्वर की अपेक्षा कॉपर अधिक क्रियाशील धातु है, इसलिए यहाँ पर सिल्वर को हटा करके ये कॉपर बैठ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें कॉपर की क्यों विस्थापित किया, तो कॉपर की अपेक्षा आयरन जो होता है, लोहा, अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, तो कॉपर को विस्थापित करके जिंक बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है, तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील धातु है। इस प्रकार हमारा चौथा उदाहरण है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या है हमारा उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया किसको कहेंगे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वह अभिक्रिया क्या कहेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का विनिमय क्या करता है, अपने आयनों का विनिमय यानी एक्सचेंज करता है, अदल बदल करता है, या फिर आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए A हमारा प्लस का है, B हमारा माइनस का है, और ये रिएक्शन हुआ है, ये हमारा अभिक्रिया हुआ। ठीक है, और X हमारा माइनस का है और Y हमारा प्लस का है। तो ये हमारा क्या बनाएगा, देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस को चूज करेगा, तो ये हमारा AX बनाएगा। ये माइनस है, तो ये प्लस को चूज करेगा, तो ये हमारा क्या बनाएगा, B हुआ। ठीक है, इसी प्रकार हमारा देखिए दूसरा देखते हैं कि दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब सोडियम और क्लोरीन और सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करके क्या बनाया, सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड। तो इसको किस प्रकार, हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड, क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड के विलयन में जब सिल्वर क्लोराइड को डाला जाता है, तो क्या करता है, सोडियम नाइट्रेट बनता है और सिल्वर क्लोराइड एक साथ। और क्या कहेंगे, सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। देखिए सोडियम नाइट्रेट बना और सिल्वर क्लोराइड अपक्षेप के रूप में प्राप्त हो गया। इसी प्रकार देखिए हमारा एग्जाम्पल तीसरा, इसमें बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड का जब हम सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो हमारा क्या बनेगा, तब हमारा बनेगा बेरियम सल्फेट का अपक्षेप प्राप्त होगा, और सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड विलयन में ही रह जाएगा। अगर हम बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ क्या करेंगे, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के विलयन में डालेंगे, तो हमारा बेरियम सल्फेट क्या होगा, अपक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, और सोडियम क्लोराइड हमारे विलयन में ही रह जाएगा। इसी प्रकार हमारा चौथा एग्जाम्पल भी है। इसी प्रकार फेरस सल्फेट को हम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो हमारा फेरस सल्फेट निर्माण होगा और H2SO बच जाएगा। इसी प्रकार हमारा 5वां एग्जाम्पल भी है कि लेड को हम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे। लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को डालने पर क्या होगा, तो पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर हमारा जो है ना PB यानी PBI, ये लेड आयोडाइड का पीला अपक्षेप प्राप्त होगा और पोटेशियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेड आयोडाइड का पीला अपक्षेप प्राप्त होगा और पोटेशियम नाइट्रेट अलग हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ, तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया। अब क्या, अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसको देखेंगे, वह अभिक्रिया क्या कहता है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल, क्या कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। कैसे, किस रूप में, तो ठोस के रूप में विलयन से
अलग हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये देखिए, हमारा सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में होने वाली उभय विस्थापन अभिक्रिया सिल्वर क्लोराइड को अपक्षेप के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे देखिए, हमारा सोडियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट के साथ हमने इसका अभिक्रिया कराया, ठीक है। तो यह हमारा सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट को अपक्षेप के रूप में, सिल्वर क्लोराइड अपक्षेप के रूप में प्राप्त हो गया और ये सोडियम नाइट्रेट बना, ठीक है। क्या बना? सोडियम नाइट्रेट बना। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब इसमें न्यूट्रल हो जाते हैं सही परमाणु। तो क्या कहते हैं? वह अभिक्रिया, क्या कहेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, किसके साथ? तो किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उससे क्या कहते हैं? तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, हमारा HCl हमारा क्या है? तो हमारा अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो हमारा भस्म है, ठीक है। तो हमारा अम्ल के साथ भस्म अभिक्रिया करके क्या बना? लवण और जल बनाया। तो सोडियम क्लोराइड हमारा बना, तो सोडियम क्लोराइड क्या? हमारा लवण है और H2O क्या होता है? तो जल होता है। तो ये देखिए, हमारा ये डिफिनेशन देखिए क्या कहता है? वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल, देखिए HCl अम्ल है, किसी भस्म के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है, भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण, जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड लवण बनाया और उसे उदासीनीकरण जल बनाता है, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए, हमारा जल को अलग कर दिया। इसी प्रकार देखिए, हाइड्रोजन सल्फेट को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम सल्फेट बना। क्या बना? पोटेशियम सल्फेट बना और जल को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया तो हमारा पोटेशियम सल्फेट बना और जल को अलग कर दिया, ठीक है। ये पोटेशियम सल्फेट हमारा लवण हो जाएगा और ये जल को अलग कर दिया, ठीक है। और इस अभिक्रिया की एक बात करें तो इस अभिक्रिया में एक बात इस प्रकार होती है कि इन अभिक्रियाओं में अम्ल और भस्म एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं? तो इन अभिक्रियाओं में अम्ल और भस्म एक दूसरे के गुणों को क्या करते हैं? तो नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब इसकी एग्जांपल देखें तो इसका डिफिनेशन देखें पहले। वह अभिक्रिया, क्या कहता है? वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति, क्या कहता है? वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में या फिर प्रकाश का अवशोषण करके घटती है, उससे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बना है, ठीक है। ये भी हमारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। किसकी उपस्थिति में होता है? तो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। देखिए, हम एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारा गैस है और H2 हमारा जल है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा जल है, गैस है और H2 हमारा जल है। और ये लाइट की उपस्थिति में, किसके? लाइट की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज बनाता है प्लस ऑक्सीजन को छोड़ता है, तभी तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। हमारे जो पर्यावरण में होता है, ऑक्सीजन किस प्रकार संतरित होता है? तो इसी प्रकार से होता है। जब भी हमारे पौधे होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं जल के साथ अभिक्रिया करके और ग्लूकोज बना करके वो खुद उसका यूज करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम सांस लेते हैं, ठीक है। और तीसरा एग्जाम्पल देखें तो देखिए, सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस होता है। क्या बनता है? सिल्वर को अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाता है, ठीक है। और चौथा क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर प्लस ब्रोमाइड बनाते हैं। क्या बनाता है? सिल्वर प्लस ब्रोमाइड बनाता है। और इसी से हमारा एक प्रश्न बनता है। क्या बनता है? एक हमारा प्रश्न बनता है कि क्या कारण है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली, क्या पूछता है? क्या कारण है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म की सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाया जाता है? तो हम क्या कहेंगे कि जब सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड से अलग हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है। और यही रीज़न है कि हम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म की सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारा 9 पॉइंट क्या है? हमारा 9वां पॉइंट हो जाएगा ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया।
क्या होगा, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डिफिनेशन में हो जाएगा वह अभिक्रिया, हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे ताकि हमको समझ में आए। क्या कहता है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण, क्या, ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों एक ही साथ होती है। अर्थात कहे किसी भी सीधी भाषा में तो ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों एक साथ हो तो उसे क्या कर सकते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। ठीक है। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जिसको उपचयन या फिर ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हम पहले ऑक्सीकरण को जान लेते हैं, उसके बाद अवकरण को जान लेते हैं और दोनों में डिफरेंट देख करके ऑक्सीकरण अभिकरण को एक साथ जान लें। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुटना एवं हाइड्रोजन का हटना, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मतलब क्या हो जाएगा कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटता है उसे ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन हटता है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन हटता है, उसे ऑक्सीकरण। जैसे देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण का हटना। ठीक है। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं CO2। ठीक है, CO2, इसमें CO2 का ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। इसमें क्या कहता है, एग्जाम्पल पहले डिफिनेशन देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुटना एवं हाइड्रोजन का हटना। तो देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुटा तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, यह हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सल्फर में ऑक्सीजन जुटा तो हमारा बना सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये हमारा क्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब हाइड्रोजन HCl अम्ल है। ठीक है, HCl अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड, MnO2। जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैंगनीज क्या कहते हैं, मैंगनीज डाइऑक्साइड को, किसको, मैंगनीज डाइऑक्साइड गर्म करने पर इसमें क्लोरीन गैस निकलती है। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ये हो जाएगा हमारा Cl2। क्या हो जाएगा, Cl2। और ये गैस हमारा निकलती है। ठीक है, क्या होती है, ये गैस हमारा निकलती है। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमारा मैंगनीज क्लोराइड बनाता है। और प्लस इसमें क्या होता है, तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोक्लोराइड से हाइड्रोजन निष्कासन हो जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन निष्कासन हो जाता है। और ये क्या होता है, इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होता है और ये जल बनाता है। क्या बनाता है, जल बनाता है। तो दोस्तों इसको समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार फिर समझाता हूँ कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुटना एवं हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, यह भी हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मैंगनीज डाइऑक्साइड मिलकर के मैंगनीज क्लोराइड बनाया और प्लस H2, ये भी हमारा ऑक्सीकरण, इसमें क्लोरीन गैस निकल जाता है। ठीक है, गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस भाप बन करके उड़ जाता है, क्लोरीन गैस में बन जाता है। ठीक है, तो हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आपके साथ इसी प्रकार टॉपिक वाइज सीरीज लेकर के। तो आज के लिए इतना है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि आपके साथ जो पढ़ रहे हैं उसको भी हेल्प मिल सके। जय हिंद, जय भारत।